चलिए वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आप लोगों ने भारत के भूगोल में प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल पढ़ लिया ऑल ओवर कॉन्सेप्ट के साथ हमने पढ़ा दिया आपको। आप आपका काम है उसको रिवीजन करें, वीडियो को देखें बार बार और बनाएं भी, बन ही जाएगा सब हफ्ता से भी, ठीक है ना। अब हम भारत का भूगोल में भारत का आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे। भारत का आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल में जल प्रबंधन पढ़ेंगे। पहला सिंचाई जिसको बोलते हैं, दूसरा कृषि, तीसरा पशु संसाधन, चौथा समुद्री संसाधन, पांचवा खनिज संसाधन, छठा शक्ति ऊर्जा, सातवां उद्योग और आठवां परिवहन। ये जल प्रबंधन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो आर्थिक भूगोल में ही है। अब देखिए बीपीएससी का मुख्य परीक्षा में आर्थिक भूगोल से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्थिक भूगोल आप कहिएगा कि सर आर्थिक भूगोल और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर? कृषि यहाँ भी पढ़ रहे हैं, कृषि वहाँ भी पढ़ेंगे, तो यहाँ कृषि के लिए अनुकूल दशा पढ़ेंगे, ठीक है। और कृषि का अनुकूल दशा है, जैसे भूमि है, जल है सिंचाई के लिए, वातावरण है, जलवायु दशा है, वो भूगोल में पढ़ा जाता है। और जब फसल रोप रहे हैं तो वो भूगोल का पाठ हो गया, जब वो फसल कट गया तो इकोनॉमिक्स का पाठ हो गया, ठीक है। फसल में रोपने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, मिट्टी चाहिए तो भूगोल का पाठ है। लेकिन बात जैसे उर्वरक चाहिए, बीज प्रबंधन, पैसा चाहिए, ठीक है, या जब फसल कट गया तो हम उसको बेचेंगे तो विपणन व्यवस्था चाहिए, नहीं, ये सब चीजें उसको अर्थव्यवस्था करते हैं। यानी कृषि है, कृषि को जब उसके लिए अनुकूल दशा है, जलवायु है, जल है, वर्षा है, मिट्टी है, तो भूगोल का पाठ होगा। लेकिन उसका जब हम फसल रोप दिए, रोपने तक भूगोल, जब काटेंगे तो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। अंतर ही है। तो इकोनॉमिक्स में कृषि में क्या पढ़ेंगे? अगर इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को क्या पढ़ेंगे तो कृषि का कितना उत्पादन हुआ फसलवार, ये पढ़ेंगे। कृषि के विकास के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है वो पढ़ेंगे। कृषि को बाजार तक पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था किया, जैसे विपणन व्यवस्था जिसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, पढ़े हो ना। तो ये सब वो अर्थव्यवस्था का पाठ हो जाता है। हम लोग भूगोल में इस रूप में पढ़ेंगे इसी को, अर्थव्यवस्था। पशु संसाधन, अब पशु के विकास के लिए सरकार जो योजना चला रही है वो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे पशु है, गाय भैंस, ये भूगोल का पार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह तो सारे चीजें हमें इकोनॉमिक्स में और भूगोल में दोनों वाला से पढ़ेंगे। और बीपीएससी का मुख्य परीक्षा में जो जीएस समान अध्ययन जिसको कहते हैं, सेकेंड पेपर में खंड बी में क्वेश्चन भूगोल प्लस इकोनॉमिक्स दोनों जोड़ के पूछता है, ठीक है, तो आपको बन जाएगा आसानी से। चलिए लिखिए इसको। चलिए अब हम सबसे पहला टॉपिक आपने देखा इसमें है जल प्रबंधन या जल संसाधन या सिंचाई, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले समान जानकारी पढ़ेंगे, फिर जल संसाधन का स्रोत, फिर सिंचाई के साधन का स्रोत, फिर सिंचाई योजना पढ़ेंगे। तो ये पहला जो है चार वो एक पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को एक पार्ट में पढ़ेंगे, नहर परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, फिर नदी जल विवाद और नदी जल विवाद से संबंधित जो कानून होंगे निपटारा के लिए उसको एक साथ पढ़ेंगे और इसको एक टॉपिक में, तो आपको आसान हो जाएगा समझने में, ठीक है। जल प्रबंधन का हम लोग इतने भागों में पढ़ेंगे। जल प्रबंधन का भाग 1 ये होगा, भाग 2 ये होगा, भाग 3 ये होगा और भाग 4 होगा। 4 भागों में अगर आप पढ़िएगा इसको तो आसानी से आपको समझ में आएगा। तो इसको लगभग हम कोशिश करेंगे कि 3 वीडियो में 3 क्लास में आपको दे पाएँ ताकि आपको आसान हो जाए। चलिए लिखिए इसको। चलिए अब हम सबसे पहला समान जानकारी आपको बताए थे। समान जानकारी में जल यौगिक है किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। जल किसका यौगिक है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है।
पृथ्वी पर जल की उपलब्धता कितना, पूरी दुनिया में पृथ्वी पर जल सबसे अधिक जले है 71%। इसका मतलब है कि मात्र 29% पर स्थल भाग है, भूमि है, जिसमें वन है, इंसान है, जंतु है, सब कुछ है। विश्व का सिंचित क्षेत्र में आते हैं, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र विश्व का प्रथम स्थान किसका है, चीन का 21%। सिंचित क्षेत्र मतलब सिंचाई योग्य भूमि, सिंचित क्षेत्र इसी को बोलते हैं। वैसी भूमि जिस भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो उसे सिंचित क्षेत्र कहते हैं। दूसरा स्थान भारत 20.2% है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में, जहाँ शुद्ध बोए गए मतलब सिर्फ अनाज बोया जाता है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र उसको बोलते हैं। तो भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सिंचाई सुविधा कितना में उपलब्धता है, हेक्टेयर में देखें तो 1360 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। और 1360 लाख हेक्टेयर कैसा भूमि है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र है। परसेंट में 33%। जल संसाधन का स्रोत में आते हैं तो दो ही स्रोत है जल संसाधन का, एक भूमिगत जल जिसको भौम जल भी कहते हैं, जमीन के अंदर पनिया, जमीन के अंदर को कहते हैं भूमिगत जल या भौम जल कहते हैं। और धरातलीय जल, धरातल पे नदी है, तालाब है, झील है, जलाशय है, झरना है, इसको बोलते हैं धरातलीय जल। क्लियर है ना, धरातलीय जल। और भौम जल या भूमिगत जल जमीन के अंदर। चलिए लिखिए, चलिए अब जल संसाधन का स्रोत दूसरा ये था, है ना। जल संसाधन का स्रोत में दो स्रोत है, भूमिगत जल या भौम जल और धरातलीय जल। क्लियर हो गया ना। तो भूमिगत जल या भौम जल किसको कहते हैं, अब देखिए। देश का सर्वाधिक भौम जल संपन्न प्रदेश, ठीक है। भूमिगत जल या भौम जल जो जमीन के अंदर है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं भूमिगत जल या भौम जल। तो देश का सर्वाधिक भौम जल संपन्न प्रदेश यानी भारत में सबसे अधिक भूमि के अंतर्गत पानी कहाँ है, किस क्षेत्र में है, तो भौगोलिक क्षेत्र में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा से लेकर ब्रह्मपुत्र तक के एरिया जितना भी है, सबसे अधिक पानी भारत में इसी क्षेत्र में है भौगोलिक रूप से। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन सा राज्य है, यूपी, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्य गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। इसी में सबसे अधिक पानी है जमीन के अंदर, कितना परसेंट है, 44%। यानी 44% सबसे अधिक भूमिगत जल भारत में 44% है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र में है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र से संबंधित कौन कौन से राज्य हैं, यूपी, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल। क्लियर हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ही है। सबसे कम भौम जल प्रदेश यानी सबसे कम जमीन में पानी है, जमीन के अंदर, भूमि के अंदर, वो कौन क्षेत्र है, भौगोलिक रूप से प्री कैम्ब्रियन रवेदार शैल प्रदेश। प्री कैम्ब्रियन रवेदार शैल प्रदेश कौन है, कौन, वो तुम जानोगे, हमने पढ़ा दिया। तो ये समझो कि प्री कैम्ब्रियन रवेदार शैल प्रदेश में कौन कौन राज्य आता है, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ का दानकालमय क्षेत्र, बुंदेलखंड और राजस्थान। ये सब जो राज्य है इसमें सबसे कम जमीन में पानी है। और ये जो राज्य है, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ का दानकालमय क्षेत्र, बुंदेलखंड और राजस्थान, ये किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है, प्री कैम्ब्रियन रवेदार शैल प्रदेश कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन रवेदार शैल प्रदेश किसको कहते हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ का दानकालमय क्षेत्र, बुंदेलखंड और राजस्थान। अब धरातलीय जल में आते हैं। धरातलीय जल का जमीन के ऊपर जल का स्रोत क्या है, नदियां है, नहर है, झील है, जलाशय है, तालाब है, कुआं है, नलकूप है, छोटा छोटा अन्न में, अन्न भी है, अन्न मतलब हो गया छोटा छोटा गड्ढा तड्ढा, आहार पाइन, ये सब नाम सुने हो ना। ये सब ने जमीन के ऊपर जो दिखता है उसको धरातलीय जल स्रोत कहते हैं। सिंचाई, अब धरातलीय जल स्रोत से ही सिंचाई हमारा होता है। इसमें लघु सिंचाई परियोजना से कितना भूमि सिंचाई होता है, 63%। और मध्यम और बृहद दोनों मिला के कितना होता है। इसका मतलब है कि भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस परियोजना से होता है, लघु सिंचाई परियोजना से। 63% हुआ ना भूमि, तो सबसे अधिक इसी से सिंचाई होता है। चलिए लिखिए इसको,
सिंचाई का साधन या स्रोत में हम देखते हैं तो दो भागों में इसको बांटे, उपलब्धता और प्रकार में। उपलब्धता में समझिए, स्रोत है कुआं एवं नलकूप, दोनों मिला के सबसे अधिक सिंचाई होता है भारत में। पूछेगा सबसे अधिक सिंचाई भारत में होता है, और ऑप्शन में ए कुआं एवं नलकूप दिया, बी नहर दिया, सी तालाब दिया, डी कुछ और दिया। तो क्या मारोगे? कुआं एवं नलकूप। समझो इधर, उपलब्धता में पूछेगा भारत में सबसे अधिक सिंचाई होता है, और ऑप्शन है ए कुआं एवं नलकूप, ए में, बी में है नहर, सी में है तालाब, डी में है नदी। तो क्या मारोगे? ठीक है, पहला हो गया। दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सिंचाई होता है, ए नहर, बी नलकूप, सी कुआं, डी नदी। तब क्या मारोगे? तब नहर हो जाएगा, इसीलिए लिखे थे। क्लियर हो गया ना सुधा? सबसे अधिक, जब ये दोनों होगा तो सबसे अधिक, और फिर अगर ये दोनों को अलग अलग कर दिया तो नहर हो जाएगा, दूसरा नलकूप हो जाएगा। और बीपीएससी का एक ऑप्शन है ई, इनमें से एक से या अधिक, तो मार देना है ई, क्योंकि वहां पे ऑप्शन दिए हैं कि बिहार में सिंचाई होता है, भारत में सबसे अधिक सिंचाई होता है, ए नहर, बी कुआं, सी तालाब, डी नदी, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ई होगा, क्योंकि हम ऑप्शन में कुआं और तालाब दोनों दिए हैं। क्लियर? ऐसे कुआं और नलकूप हम दोनों दिए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना प्रश्न? यहाँ कंफ्यूज में नहीं, इसीलिए लिखो ये दोनों संयुक्त रूप से सबसे अधिक है, लेकिन दोनों का अलग करेंगे तो सबसे अधिक नहर से है, दूसरा फिर नलकूप आ जाएगा, कुआं का तीसरा स्थान चल जाएगा। क्लियर है ना? और नलकूप में सरकारी और निजी दोनों मिला के, और अगर नलकूप को सरकारी में लेंगे तो फिर यहाँ कुआं सबसे नलकूप से आगे निकल जाएगा। नलकूप कुआं से इसलिए ज्यादा है नलकूप, क्योंकि यहाँ सरकारी नलकूप और निजी नलकूप। बहुत बोरिंग नहीं कराता अपना दोस्तों, निजी बोल रहे हैं। क्लियर हो गया? अगर इसको भी हम बांटे, अगर सरकारी नलकूप को ले, नलकूप को, और हम तुलना करें तालाब से, सॉरी कुआं से, तब ये क्या हो जाएगा? ये दोनों में वर्सेस, तो ये हो जाएगा अधिक, और ये हो जाएगा इसकी तुलना में। अब क्लियर हुआ? समझ में आया? कॉन्सेप्ट का प्रश्न है सर, कुआं अधिक हो जाएगा। हाँ, जब सरकारी नलकूप में, सरकारी से अधिक निजी नलकूप है ना भारत में सिंचाई का, तो अगर नलकूप में हम लेंगे तो नलकूप का मतलब हुआ सरकारी और निजी दोनों, तब सरकारी और निजी दोनों मिला देंगे तब कुआं से अधिक नलकूप हो गया सिंचाई का स्रोत में। सबसे अधिक सिंचाई भारत में होता है। लेकिन अगर हम सरकारी नलकूप और कुआं की तुलना करें तो फिर कुआं सबसे अधिक है, सरकारी नलकूप कम हो जाता है। ये समझ आना था। तुम लोग तो मार के फुर्सत है, हमारा सही करके आती और यहाँ मिलाती, ओह गलती हो गया। चलिए नहरा सिंचाई, अभी यहाँ पे आते हैं, कुआं एवं नलकूप में आते हैं। यहाँ तक समझ गया ना सब लोग? ठीक है, कुआं एवं नलकूप में आते हैं। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? कुआं एवं नलकूप दोनों है सिंचाई का प्रमुख साधन। सिंचाई, अब राज्य किस किस राज्य का सिंचाई का, भारत का तो सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं एवं नलकूप है ही, लेकिन और किस किस राज्य का ये कुआं एवं नलकूप सिंचाई का प्रमुख साधन है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, यूपी, ये जो है 5 राज्य का सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं एवं नलकूप है। सर्वाधिक नलकूप एवं पंप सेट की उपलब्धता कहाँ है? प्रथम स्थान और दूसरा स्थान उपलब्धता में यहाँ। भले ये सबसे देखो अधिक प्रमुख साधन हो चाहे नहीं हो, लेकिन सबसे अधिक उपलब्धता कहाँ है? और दूसरा सर्वाधिक नलकूप और पंप सेट की उपलब्धता है। बंद पड़ गया होगा, टूट गया होगा, नहीं चलता होगा। उपलब्धता का मतलब कि ये नहीं कि सिंचाई हो ही रहा, उपलब्ध है लेकिन वो क्रियाशील नहीं है। क्लियर हो गया ना? नलकूप का सर्वाधिक विस्तार एवं सर्वाधिक सघनता, विस्तार एवं सघनता कहाँ है सबसे अधिक? उत्तर प्रदेश में।
बिहार में भी नलकूप एवं कुआं से सिंचाई होता है। ऐसा मत समझना कि बिहार का सिंचाई का मुख्य साधन नलकूप एवं कुआं है। बिहार के सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप एवं कुआं नहीं है। यहाँ भी होता है, यहाँ प्रमुख लिखे हैं नहीं होता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? एग्जाम में देखना। नहर, अब सिंचित भूमि का नहर द्वारा सिंचाई का प्रतिशत में, यानी जो सिंचित भूमि है और नहर द्वारा जो सिंचाई होता है तो प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ है? प्रतिशत में जम्मू कश्मीर में। दूसरा स्थान किसका है? लेकिन नहर द्वारा देश के कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग कहाँ है? उत्तर प्रदेश। भाग पूछेगा या क्षेत्रफल में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, प्रतिशत में पूछेगा तो जम्मू कश्मीर, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ मार देना। तालाब, सबसे अधिक सिंचाई तालाब से क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत और या दक्षिण भारत। ठीक है। अब राज्य में सबसे अधिक तालाब से और दूसरा स्थान केरल, प्रथम स्थान तमिलनाडु। राज्य में सबसे अधिक तालाब से सिंचाई, प्रथम स्थान तमिलनाडु, दूसरा स्थान केरल। तो ये दोनों कहाँ है? दक्षिणी भारत में है ना, प्रायद्वीपीय भारत में। सर्वाधिक तालाब की संख्या किस राज्य में? और भू क्षेत्र में आए तो सबसे अधिक तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में ही। वहाँ सबसे राज्य में पूछेगा तमिलनाडु और क्षेत्र में तिरुचिरापल्ली। बिहार में भी तालाब से सिंचाई, यहाँ भी इम्पोर्टेंट नहीं लिखे हैं कि बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत तालाब है, नहीं लिखे हैं, होता है, मतलब यहाँ भी होता है। चलिए, और यहाँ भी लिख लो, बिहार में नहर से सिंचाई होता है। बिहार ऐड कर दिया। चलिए लिखिए, अगला है सिंचाई योजना। हम लोग देखते हैं तो भारत में सिंचाई योजना का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? योजना आयोग के द्वारा ही किया गया। योजना आयोग ने भारत में सिंचाई योजना को 3 भागों में बांटा: लघु सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना और वृहद सिंचाई योजना। भारत में सिंचाई योजना को किसके द्वारा वर्गीकरण किया गया? योजना आयोग के द्वारा। 3 भागों में, लघु सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना और वृहद सिंचाई योजना। क्लियर है? अब इसको समझते हैं कि लघु सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना, वृहद सिंचाई योजना किसको कहते हैं? अब समझो। कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र हेक्टेयर में 2000 से कम, 2000 से कम, 2000 नहीं, 2000 से कम, ऑप्शन में याद रखना, 2000 से कम है, 2000 से कम, 2000 हेक्टेयर से कम भूमि जो सिंचित होता है वो कौन सा योजना आएगा? लघु सिंचाई। 2000 से कम, यहाँ 2000 से 10,000 के बीच में। इसका मतलब है कि यहाँ भी 10,000 से कम है। इसका मतलब है यहाँ क्या है? 10,000 से कम। क्लियर हो गया ना? यूपीएससी सब में फंसाने में माहिर है। तो 2000 से 10,000 के बीच, मतलब 2000 से 10,000 के कम, यानी 2000 से 10,000 के बीच हेक्टेयर के बीच, यानी यहाँ पर 10,000 हेक्टेयर मतलब 10,000 से कम देखना का भूमि मध्यम सिंचाई योजना। अब 10,000 हेक्टेयर से अधिक, यानी 10,000 से कम है, यानी 9,999 यहाँ आएगा, कुछ पॉइंट में भी यानी कम होना चाहिए। 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि वृहद सिंचाई योजना। क्लियर हो गया परिभाषा? ये है। पूछेगा लघु सिंचाई योजना किसे कहते हैं? तो वैसी भूमि क्षेत्र जो 2000 हेक्टेयर से कम भूमि सिंचित हो लघु सिंचाई योजना में। 2000 से 10,000 के बीच हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र मध्यम सिंचाई योजना और 10,000 से अधिक वृहद सिंचाई योजना। अब महत्व या भूमिका, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस योजना से? दूसरा स्थान और सबसे कम वृहद सिंचाई योजना। क्लियर हो गया? अब आप स्रोत, लघु सिंचाई योजना का स्रोत कौन कौन है? इसमें कुआं, नलकूप मतलब सरकारी और निजी। नलकूप को ही अंग्रेजी में पंप सेट भी कहते हैं। तो कुआं, नलकूप, तालाब, ड्रिप सिंचाई तकनीक, ऐसे फुहारा वाला पानी ड्रिप, ठीक है, ड्रिप उसी को बोलते हैं। ऐसे ऐसे ये खेत है, मान लीजिए ये खेत है, ये है, ऐसे में पाइप बिछल रहता है और इसी पर ऐसे करके फुहारा ऊपर से गिरते रहता है। इसको बोलते हैं
ड्रिप सिंचाई तकनीक, क्लियर हो गया नहीं, सब पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगा। तो ड्रिप सिंचाई तकनीक भी लघु सिंचाई योजना भाग है। मध्यम सिंचाई योजना में छोटी नहरें, वृहद सिंचाई योजना में बड़ी नहरें, और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जैसे बहुत इंदिरा गांधी नहर योजना, भाखा नांगल नाम सुने होंगे, महानदी पे हीराकुंड बांध, सब नाम सुने ना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब हुआ बहुउद्देशीय, मतलब जो नदी घाटी पर जो परियोजना बनाया गया उसका एक उद्देश्य नहीं है, बहुउद्देश्य। सिंचाई भी, जल विद्युत भी, जलाशय भी, झील के रूप में भी उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय, मतलब एक से अधिक उद्देश्य, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए लिखिए इसको।